हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बिहार टीचर एग्ज़ाम जिसके मतलब अभी के 24 घंटे के अंदर फॉर्म और बहुत सारी चीज़ें आने की संभावना है। बहुत सारी चीज़ों मतलब बहुत सारी क्लियरेंस जो हम लोग सबको, अभ्यर्थी को, शिक्षक को, सबको चाहिए, वो आने वाली है। लेकिन पढ़ाई वो तो करना पड़ेगा, और करने के साथ साथ हमें पहला पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर है पत्र 1, उसको सबसे पहले पास करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जब तक हम उस पेपर में पास नहीं होंगे हम अगले पेपर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो हमने इंग्लिश का सिलेबस आपको बताया था, फिर उसके बाद हमने हिंदी का भी सिलेबस बताया था। चूँकि हिंदी टफ रहेगा, हिंदी 75 मार्क्स का रहेगा, 75 क्वेश्चंस रहेंगे, तो हमने हिंदी की शुरुआत कर दी है। हिंदी का सिलेबस हमने जारी कर दिया है, और चैप्टर वाइज चैप्टर हम हिंदी के व्याकरण, ये गद्य और पदांश जो भी पार्ट रहेगा सबको डिटेल में पहले बताएंगे, फिर उसके क्वेश्चन सेट को जारी करेंगे। उस क्वेश्चन सेट में हम 2-3 पार्ट में रखेंगे। ये आपके हिसाब से होगा कि आप चाहते हैं विदाउट आंसर पेपर सॉल्व करने के लिए या विथ आंसर पेपर सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग अब देर नहीं करते हैं और पहले बेसिक्स ग्रामर की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर जैसे हमने बताया था हिंदी में कि वर्णमाला होगा, तो वर्णमाला के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो वर्णमाला है इसके बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा कि वर्णमाला क्या है। तो मैं एक बार स्लाइड्स को थोड़ा ठीक कर लेता हूं। हाँ, चलिए अब देख लीजिए वर्ण तालिका। वर्ण तालिका में देखिए, एक पार्ट में स्वर होता है, दूसरे में व्यंजन होता है। स्वर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ। देखिए मैं ये सब पढ़ा इसीलिए रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया रहा था, लेकिन क्वेश्चन मैं 500 करवा दूँ और पता चला 501वां क्वेश्चन आ गया पेपर में। अब क्या करेंगे? तो पहले आपको ग्रामर के बारे में जानना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस चाहे 500वां आए या 600वां आए या कोई भी क्वेश्चंस आए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए पहले आपको ग्रामर के बेसिक्स पे पढ़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं। उसमें 2 पार्ट होता है मुख्यतः, स्वर और व्यंजन। स्वर में 2 पार्ट होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, और व्यंजन में 5 पार्ट होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो ह्रस्व होता है उसमें 4 वर्ड होते हैं, 4 शब्द होते हैं। जो दीर्घ होता है उसमें 7 होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? ह्रस्व में 4, दीर्घ में 7, तो टोटल स्वर हो गए 11। व्यंजन, व्यंजन में अंतःस्थ में 4 होते हैं, जो जैसे य, र, ल, व। स्पर्श में कवर्ग से पवर्ग, जो क ख ग घ अंगा आप पढ़ते हैं, और प फ ब भ म, तो क ख ग घ का जो सीरीज होता है उसको कवर्ग कहते हैं, और प फ ब भ का सीरीज को पवर्ग कहते हैं। तो कवर्ग, पवर्ग, अंगा और ढ, ये सब स्पर्श के शब्द हैं, और ये टोटल 27 है। तो अंतःस्थ 4, स्पर्श 27, ऊष्म, उसमें तलब्बे स, दंत स, मूर्धन्य स और ह है, 4 हैं। आगत, आगत में है ज और फ, ये 2 शब्द हैं। संयुक्त, संयुक्त में 4 शब्द हैं। तो जब आप टोटल व्यंजन के कीजिएगा 27, 4, 4, 2 और 4, तो ये टोटल हो जाएंगे 41। तो अब जब कंप्लीट आप देखिएगा 41 व्यंजन और 11 स्वर, तो टोटल हो गए 52। अब आपको मैं ह्रस्व, दीर्घ ये सब के बारे में एक मतलब छोटा सा विश्लेषण बता देता हूँ। सबसे पहले स्वर क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। और जिन स्वर के, अब स्वर के पाठ में आ गए हैं, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो जिसमें अधिक समय लगेगा उसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर ये हो गए। अब उसी को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। अब हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं। देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला में 12 स्वर हैं। आपने
स्वर की संख्या देखी थी, उसके बाद अब टोटल में जो नोट में आता है अंगा और ढ उच्छिप्त हैं, ज और फ विदेशी। तो स्वर का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहला होता है मात्रा के आधार पर, दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर और तीसरा होता है स्थान के आधार पर। जब मात्रा के आधार पर आप स्वर को देखने जाइएगा तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व का हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया, साथ में ह्रस्व का हमने दूसरा नाम भी आपको बताया, मूल स्वर क्या कहते हैं। परीक्षा में आपसे अगर घुमा के पूछने की कोशिश की जाए तो आपसे ह्रस्व स्वर की जगह पे मूल स्वर पूछ दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल पढ़ा है तो आप मूल स्वर में कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। और इसका एक छोटे मीनिंग से आप अगर पढ़िएगा तो ह्रस्व स्वर वो स्वर होता है जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वो स्वर होता है जिसमें उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। अब ह्रस्व और दीर्घ तो आप सभी जगह देख लीजिएगा, लेकिन जो प्लुत स्वर है जिसके कारण 11 से 12 हुए, तो इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अपेक्षा अधिक समय लगता है। और ओम ये प्लुत स्वर का उदाहरण है, और हिंदी में प्लुत स्वर का प्रचलन नहीं है पर देवनागरी में है। अब प्रयत्न पे आते हैं, तो प्रयत्न के आधार पर स्वर को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जिह्वा मतलब जीव की स्थिति के आधार पे, ओष्ठ मतलब ओठ की स्थिति के आधार पे, कंठ की मांसपेशियों की शिथिलता या दृढ़ता के आधार पर। तो जब पहला आते हैं जीवा की स्थिति के आधार पर, जीव, तो जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा जा सकता है, संवृत, ईषद, ईषद संवृत, विवृत, ईषद विवृत। तो संवृत एक बार आपको सबको रीड करना पड़ेगा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ बिना किसी रगड़ के ऊपर की ओर उठ जाती है, जब आप बोलिएगा तो आपको खुद से खुद पता चल जाएगा संवृत स्वर किसे कहते हैं। ई, हर्षी, ऊ, हर्षू। तो जब आप ये शब्द बोल के देखिए आपको पता चलेगा कि आपका जीभ बिना किसी टच के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, संवृत शब्द। अब आता है ईषद संवृत, और इसका दूसरा नाम भी पढ़िए, अर्ध संवृत। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा और मुख विवर जो होता है के ऊपरी भाग की दूरी संवृत स्वर की अपेक्षा अधिक होती है, यानी जीवा जो जीभ होती है ये संवृत स्वर के उच्चारण की अपेक्षा थोड़ा कम ऊपर की ओर उठता है, उन्हें ईषद संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ, इसमें जीभ पिछले बार की तुलना में कम उठेगा। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अधिक होती है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। आप पढ़ के देखिएगा, खुद से बोल के देखिएगा। जैसे आ, जब आप आ बोलते हैं तो आपका मुख और आपका जीभ के बीच का डिस्टेंस बहुत अधिक होता है। ईषद विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख और जीवा के ऊपरी भाग की दूरी अभी जो आपने पढ़ा विवृत स्वर उसके अपेक्षा कम होती है, उसे ईषद विवृत स्वर या अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे देखिए आप बोल के देखिए, आ में आपका मुख और जीवा के बीच की डिस्टेंस दूरी, और ए दोनों के बीच की दूरी उसके अपेक्षा कम होती है। तो आपने ये पढ़ा 4 पार्ट इसका। अब जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर्गों का एक वर्गीकरण इस प्रकार से भी किया जा सकता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, मतलब आगे का, मध्य का और पीछे का। तो अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर के तालु की ओर कुछ ऊंचा उठता है परंतु तालु को स्पर्श नहीं करता है। तालु आप समझ गए ना, जो ऊपर का पार्ट हुआ दांत के बगल में, बगल मतलब ऊपर, वो उसे तालु कहते हैं। जैसे ई, उठ रहा है आपका जीभ लेकिन तालु में सट नहीं रहा है। मध्य स्वर, जिसमें जीवा का मध्य भाग ऊपर की ओर थोड़ा ऊंचा और उठता है, किस तरफ, तालु की तरफ। जैसे अ, आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग मतलब पीछे का भाग कोमल तालु की ओर उठकर मुख से निकलने वाली ध्वनि को प्रभावित करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, हर्षू। आप बोल के आपको देखना है, देखिए बिना बोले आप याद कीजिएगा, आप भूल जाइएगा। अब आते हैं ओष्ठ, मतलब ओठ की स्थिति के आधार पर। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार।
अवृत्ताकार स्वर में ओठों की स्थिति उदासीन बनी रहती है, इसीलिए यह अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और जितने भी अग्र स्वर हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, ई, हर्षी, ए, ऐ, और ये अवृत्ताकार स्वर है। वृत्ताकार जिसमें ओठ की आकृति वृत्त की जैसी हो जाती है, गोल मतलब सर्कल हो जाती है। ऊ, अब बोल के देखिए, आपके ओठ की आकृति सर्कल की तरफ हो जाएगी। ओ, अर्धवृत्ताकार जिसमें ओठ की स्थिति न तो उदासीन रहती है, मतलब न शांत पड़ा रहता है और न ही वृत्ताकार होता है, जैसे आ। तो ये शब्द ओष्ठों की स्थिति के आधार पे स्वर थे। अब कंठ की मांसपेशियों के आधार पे, इसके आधार पे स्वरों के दो भेद हैं, एक दृढ़ स्वर और एक शिथिल स्वर। दृढ़ में जिस स्वरों के उच्चारण में कंठ, पिटक और चिबुक के बीच के भाग की मांसपेशियां टाइट हो जाती है, दृढ़ मतलब टाइट हो जाती है, उन्हें दृढ़ स्वर कहते हैं। ई, ऊ, हर्षु जैसे होता है, पढ़ते हैं ना, तो ई, हर्षु। शिथिल स्वर जिसमें कंठ, पिटक और चिबुक के बीच के भाग की मांसपेशियां शिथिल रहती है, मतलब नाजुक मोड़ में रहती है, मतलब एकदम लूज रहती है, जैसे ई, ऊ, ये। अब स्थान के आधार पर स्वर को निम्नलिखित 8 भाग में उन्हें बांटा गया है। कंठ मतलब कंठ, जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ की महती भूमिका होती है, महती मतलब ज्यादा भूमिका होती है, उन्हें कंठ स्वर कहते हैं, जैसे अ। तालव्य जिसमें स्वरों का उच्चारण तालु से होता है, उन्हें तालव्य स्वर कहते हैं। ई। मूर्धन्य जिन स्वरों का उच्चारण मूर्धा से होता है, उन्हें मूर्धन्य स्वर कहते हैं, जैसे मूर्धन्य सौ। दंत जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा दांत की पंक्ति को स्पर्श करता है, जैसे लुड़ी, उन्हें दंत स्वर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो नोट है ना, ये नोट सवाल के दायरे में आ जाता है। लुड़ी जो शब्द है इसका प्रचलन अब हिंदी में नहीं है। ओष्ठ, ओठ जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे ऊ, हर्षु। कंठ, तालव्य कंठ और तालु जिसमें कंठ और तालु दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, जैसे ए और ऐ। कंठोस्थ कंठ और ओठ दोनों की भूमिका होगी, उसे ओ और औ। दंतोष्ठ है दंत और ओठ, दांत और ओठ, व। और व को एक और नाम से क्या बोला जाता है, अर्धस्वर। अब आते हैं हम लोग व्यंजन में, ठीक है। यहां पे व्यंजन की पूरी सीरीज दे दी गई है। अब हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि सर ने तो वहां पे 41 बताया, अभी 39 बताया। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ वो भी पढ़िए। 33 व्यंजन मानक व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब आप बोलेंगे कि सर ये उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो अंग और ढ जो हैं वो उत्क्षिप्त व्यंजन है, और ज और जो फ शब्द होता है वो विदेशी है, जिसी के कारण इसकी संख्या घट जाती है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। अध्ययन की सरलता हेतु हिंदू व्याकरणों व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वर तंत्रियों की स्थिति अथवा घोष के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं जिसमें बोला किससे जाता है, जैसे कंठे, तालव्य मतलब तालु, मूर्धन्य मतलब मूर्धा, दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब ओष्ठ, ओठ, दंतोष्ठय मतलब दांत और ओठ, अली, जीवा। तो ये सब जो है इसका उच्चारण स्थान दिया हुआ है, साथ में कौन कौन से व्यंजन उसके कंठ से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं, मूर्धा से निकलते हैं, पूरा सीरीज दे दिया गया। आपको बोल बोल के एक बार खुद से याद करना है। जब से आप बोल, जैसे क, तो जब आप क बोलोगे तो आपको पता चल गया कि क किससे बोल रहे हैं हम। खुद से आप सोचिए, इमेजिन करिए, बोल बोल के सोचिए। आप जैसे च, तो च में तालु से च निकलेगा, ट मूर्धा से निकलेगा, तो में दांत से सटता है, फ, प ओठ आता है, व दंत और ओष्ठ आता है, और ह तो ये स्वर पूरा यंत्र निकलता है। तो ये एग्जाम्पल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे या इसको एक बार आप पूरे से बोल बोल के पढ़ेंगे, हो जाएगा। अब कुछ परिभाषा है जिसके बारे में जानना एक बार जरूरी है, क्योंकि पेपर बहुत टफ आने वाला है, इसीलिए हम कोई पार्ट को स्किप नहीं कर पा रहे हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी अवयव को अवश्य स्पर्श करते हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इसकी संख्या 16 होती है। हिंदी वर्णमाला में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को
स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आपको पूरा याद करने के लिए एक ही पॉइंट याद करना है कि क, ट, त, प के प्रथम 4 को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती हो उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, आप देख लीजिए, तलव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ह, ये सब हैं। अरबी फारसी भाषा से, अब ये नोट है, एक तरह से आप पढ़ लीजिएगा, अरबी और फारसी भाषा से आई हुई ध्वनियाँ क, ख, ग, ज, फ को भी संघर्षी व्यंजन माना जाता है, क्योंकि इन आगत ध्वनि का उच्चारण करते समय भी मुख के अवयव को परस्पर संघर्ष होता है, मतलब बोलते समय दोनों आपस में बात कर पाएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख्य अवयवों को स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ बाहर निकलती हो उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और इसकी संख्या 4 होती है। चवर्ग के प्रथम 4 व्यंजन को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन, जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु का अधिकतर भाग नाक द्वारा बाहर निकलता हो, जैसे न, तो जब बोलते हैं तो पूरा सांस ऐसे जो है तो नाक से बाहर निकलता आपको प्रतीत होगा। बोल बोल के देखिए। इसकी संख्या 5 होती है, और प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण है वो नासिक व्यंजन कहलाता है। इसका दूसरा नाम है अनुनासिक व्यंजन। अब आता है पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु जिह्वा के दोनों पार्श्व से बाहर निकल जाती हो, मतलब जिह्वा, जीभ जो आगे और पीछे से बाहर निकल जाती हो, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। ल, इस व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन, देखिए हिंदी में जब तक आप बोलिएगा नहीं और इंग्लिश में, तब तक आपको उसका फील नहीं होगा, और फील नहीं होगा आपको रटना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप लॉ बोलिए आपने, तो आपको पता चल गया कि लॉ बोलते समय दोनों अपने जीभ के दोनों ऊपर और नीचे के पार्ट से वायु बाहर निकलती है, तो आपको लॉ का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। प्रकंपित व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय जीभ में कंपन होती है उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। र, तो आप देखिए र बोल के देखिए, आपका जीभ थरथराने लगेगा, और इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। तो प्रकंपित की जगह पे आपसे पूछ दिया जाएगा लुंठित व्यंजन। अब आता है उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का नोक एक झटके के साथ नीचे गिरता हो उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। ढ, अंगा को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन, जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी संघर्ष से मुख के बाहर निकल जाती है उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। य, व, इसमें मतलब संघर्ष नहीं करना पड़ता है। संघोष व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन तथा यौर, लव, ह सघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष व्यंजनों की संख्या 31 होती है। पॉइंट याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है। सघोष शब्द स और घोष से मिलकर बना है, जहां स का अर्थ साथ में या सहित से लिया जाता है, और घोष का शब्द कंपन, गूंज या नाद होता है। सघोष का शाब्दिक अर्थ घोष के साथ होता है। ये सब चीज़ कोई उतना है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। सघोष व्यंजनों को घोष व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं। अघोष, अब जो स्वर सघोष नहीं होगा वो अघोष होगा। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। और वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और तलव्य स, दंत स, मूर्धन्य स अघोष व्यंजन होते हैं। इसकी संख्या 13 होती है, वहाँ पे 31, इसकी 13। अघोष शब्द और घोष से बना है, ये सब का जरूरत नहीं है उतना, ये तो डिफिनेशंस हो गए। अल्प प्राण, अल्प प्राण से सवाल आते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु की मात्रा कम लगानी पड़ती हो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन वर्ण और योरलवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी होगी? 30 होगी। और अल्प और प्राण कैसे बना है वो भी देख लीजिए। जहाँ पे कम प्राणवायु लिया जाता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु की मात्रा अधिक लगानी पड़ती हो उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या
14 होती है और इसमें ज़्यादा सांस लगानी पड़ती है। अब ये हो गया आपको जितने भी हिंदी वर्णमाला के बेसिक्स है। अब मैं कुछ और चीज़ के बारे में आपको बता देता हूं जिसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52। ये सब में कुछ कुछ सवाल हैं जो मैं आपको पहले से बता देता हूं। अधिकतर तो हमने जितना भी पाठ होता है, उष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ये सब इसके पाठ में आएगा। तो अधिकतर जो सवाल है जो अब इसी पाठ में से आएंगे। तो अब हमारी तरफ से ये हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के हर एक पाठ को कंप्लीट करता है। आप एक बार, दो बार, तीन बार इसको पढ़ेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे और उसके बाद आएंगे आप सवाल पे। जब आप सवाल पे आएंगे, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। देखिए, हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं उस प्रैक्टिस सेट में आपको मैं 3 प्रैक्टिस सेट ला के दूंगा और आप उस 3 प्रैक्टिस सेट से पेपर सॉल्व करोगे। अब अभी तो मैं आपको दे रहा हूं, अभी मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट का जो पेपर दूंगा। चलिए, ये एक सेट है जिसमें 30-35 क्वेश्चंस होंगे, साथ में ऑप्शन दिया हूं। लेकिन अगर आप हमें कहेंगे कि सर बिना आंसर का दीजिए और लास्ट में हम आपको आंसर का एक सेट देंगे, तो मैं आपके लिए वो भी कर सकता हूं। जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इतना पढ़ने के बाद ये देखिए जितना भी क्वेश्चन होगा इसी में से होगा जो अभी आपको पढ़ाए हैं। और ये जितना भी मैं क्वेश्चन दिया हूं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से पूछा हुआ है। पहली बात, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, ये मेरे मन का कोई इजी क्वेश्चन उठा के लाया हुआ नहीं है। पूरे के पूरे पेपर्स जितना भी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं, चाहे वो बीएड का एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो, यूपी पेट का हो, एमपीसीटी का हो, कहीं ना कहीं ये पेपर में पूछे हुए। तो हमने इसका पीडीएफ बनाया है, अभी और भी पीडीएफ बनाएंगे। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चाहते हो, विथ आंसर या लास्ट में जाके आंसर, जिससे कि आप टैली कर सको कि आपने इतने सवाल सही बनाए हैं या गलत बनाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, कुछ सवालों से लेते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि मतलब ओठ से निकलने वाली ध्वनि। आप ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा, मैंने ऑप्शन को थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, जहाँ ABCD की जगह पे ACBD, कहीं ADBG। तो आप ऐसा नहीं कि तुक्का मारने लगना या उसी को लिख लेना कि लास्ट वाला जो होगा वही आंसर होगा अगर डी है तो आप ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है मतलब ओठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन देख लीजिए, फ। निम्नलिखित, आप बोल बोल के देखिए, आधे सवाल के जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूं और जितना अगर हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आंसर आपके पास है, आप सॉल्व करके देखिए। नहीं तो जो पिछला स्लाइड बना है आपने देखा होगा PPT, उसमें आप देख लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण, आपको घोष वर्ण की संख्या पता है, उसके एग्जाम्पल्स पता है। अब घोष वर्ण होता क्या है वो पहले पता लगा लीजिए, इसका आंसर दे दीजिए। अच्छा, इसका आंसर ऑप्शन सी है और सी मतलब च नहीं होता, सी मतलब यहाँ पे देख लीजिए म है। तो इतना आप तुक्का मत मारने लगेगा। मैं जानबूझ के तुक्के वाला शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में नेगेटिव, चलिए हिंदी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन भाई हमको सही सही बनाना है ना, तो समझेंगे तभी आप बना पाइएगा। तो समझिए पहले PPT पढ़ के, तब यहाँ पे आइए पेपर सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैंने एक ही सेट में 100 क्वेश्चन नहीं रखे, मैंने 2-3 सेट बनाने का सोचा है। लेकिन वो आपके ऊपर रहेगा कि आप ऑप्शन में आंसर साथ में चाहते हैं जिससे कि आप उसे देख लें, या आप पहले चाहते हैं कि आप ट्राई करें और उसके बाद आंसर से टैली करें। चलिए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो आपको अगर देखिए व्यंजन में ज़्यादा संख्या है, स्वर में कम संख्या है। अगर स्वर आपको याद है तो व्यंजन के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, मतलब ओठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी नहीं है। हिंदी भाषा में देखिए, देवनागरी में अलग है शब्द की संख्या, वर्ण की संख्या, और हिंदी में अलग है, तो ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, जो नौ से निकलने वाला मतलब नाक से निकलने वाला व्यंजन कौन सा है। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अच्छा, क्यों नहीं दिया गया है वो भी देख लीजिए, आप पढ़ के देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये इसे वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में
किस शब्द के द्वित व्यंजन है? देखिए मैंने इसका आरआरबी एग्जाम का ये क्वेश्चन है, तो मैंने एक दो पेपर में ऐसे नाम लिख के रखा है, नहीं तो बाकी को मैंने हटा दिया है। किस शब्द के द्वित व्यंजन है? यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने तुरंत पढ़ा होगा तुरंत आंसर इसका आप दे देंगे कि ये कौन सा व्यंजन है। आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखिए। अक्षा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो पहले अ आ इ आप पूरा लिख लीजिए। देखिए आज के समय में अ आ इ याद रखना एक टफ है, क्योंकि अब आपको, लेकिन अब जब पढ़ा है, आप शिक्षक हैं, तो आपको वो चीज़ भी जानना पड़ेगा। थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, लिख लीजिए। याद नहीं आ रहा हो तो किसी से पूछ लीजिए, जो टीचर हैं, आपको याद हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? कौन स्वर नहीं है इसमें से? देख लीजिए, ये आसानी से आप बता सकते हैं कौन इसमें से स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन भी हमने ऐसा इस तरीके का था। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? 17वां क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? मतलब कंठों से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? बोल के देखिए, आंसर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, लेकिन बगल में लिखा हुआ है आंसर। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान पर के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, जिससे मूर्धन्य से निकलने वाली जो स्वर हैं, व्यंजन है, मतलब स्वर मतलब आवाज है, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण, महाप्राण। मैंने आपसे पूछा था, जिसमें कम वायु निकलती है अल्प प्राण, जिससे ज्यादा वायु निकलती है महाप्राण। नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? कंठ ध्वनि कौन सी है? कट लिखा हुआ है। देखिए हिंदी टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, आपको पता है, इसलिए मैंने आप लोग को बोला भी है कि थोड़ा सा इस चीज़ को कहीं कहीं पे आपको गलत लिखा हुआ दिख जाएगा, कहेंगे की जगह पे कहेंगे लिखा रहेगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। टाइप करना हिंदी आपको पता है आज के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाता है, कहीं कहीं पे गलती भी हो जाती है, इसलिए आप उतने को इग्नोर करके चलिएगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? मतलब कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? वर्णमाला किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तलव्य श जो हिंदी की है वो ध्वनि है। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? मतलब ओठ से निकलने वाला इसमें से कौन सा नहीं है? आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बू वर्ण का वैशिष्ट है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? हिंदी शब्दकोश में अह और अह किस वर्ण के साथ आता है? तो ये फर्स्ट सेट था। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सेट को चाहते हैं। मेरे पास सवाल 100 सवा 100 सवाल हर पेपर में रहेंगे, हर उसमें रहेंगे, और ये हमारे रोज दिन का भी ये टारगेट रहेगा। अगर आप सेट खत्म कर लेते हैं, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर ये सेट हमको सिर्फ सेट चाहिए, तो मैं सेट भी रिलीज कर दूंगा। और लेकिन पहले जब आप अभी जो पीपीटी पढ़ाया मैंने आपको, पहले वो पीपीटी को आपको इतना अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आप देखिए कि 99% सवाल जो है उसी में से आ रहा है, 1% सवाल थोड़ा घुमा के आ रहा है। लेकिन ना आप बोलेंगे सर ये एक प्रश्न कौन सा है? आप क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि अच्छा बाहर से आया है, लेकिन है वो उसी में से। अब हमने तो मतलब कहीं से बुक्स तो निकाल के लिख नहीं दिया है, पीपीटी में तो आपको कम ही शब्द लिखा जाता है, तो हमने कम कम शब्द से लिखना शुरू किया है, जिससे कि आपको तुरंत पढ़ ले और उसी से आपका पूरा क्वेश्चन और सिलेबस उसका कंप्लीट हो जाए। तो अब ये पूरे के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस प्रैक्टिस सेट को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि हम पीडीएफ कहीं पे रिलीज कर दें तो हम वो भी रिलीज कर देंगे। आप लोग जैसा बताइए, आप कमेंट में लिखिएगा आपको किस तरीके से चाहिए रहेगा। और भी क्वेश्चंस की हम लास्ट में जब प्रैक्टिस सेट, जब पेपर से पहले
आप जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तब पूरा सेट मिला के या सब चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे आप बोलेंगे हम पीडीएफ डालेंगे, जिसमें आंसर एकदम नहीं डालेंगे, लास्ट में आंसर की आपके लिए जारी कर देंगे। अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि हर पेपर को सेट करें, अभी आप करते जाओगे क्योंकि आप रिमाइंड करे हो, आप पढ़े हो, तो आप तुरंत पेपर सॉल्व कर सकते हो। और एक बार आप पेपर सॉल्व कर लिए, क्योंकि आपको अभी बहुत सारी चीज़ पढ़ने हैं। हिंदी में 17 चैप्टर है वो कंप्लीट करने हैं, इंग्लिश थोड़ा पढ़ना है, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ पढ़ने हैं। तो आपको तुरंत करना है। देखिए हिंदी टफ है, पहले आपको पास होना है। अगर आप पहले हिंदी कंप्लीट कर लिए, अगर आप 17 दिन में 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो आपका 17 दिन में हिंदी ऐसा हो जाएगा कि आपको पासिंग के लिए टेंशन नहीं है, आप आराम से पास हो गए। और उसके बाद अभी 2-3 महीने का समय है, अगले 2 महीने आपको आपके सब्जेक्ट करने हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करते हैं। हम पूरी तरह से मेहनत करने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। तो चलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरीके से पेपर सेट चाहिए। अगर यही 30-33 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है तो हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, नहीं तो अगला चैप्टर तो कल करेंगे ही, लेकिन उससे पहले दिन में आपको 2 प्रैक्टिस सेट और डाल देंगे जिसे आप सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो में मतलब ये सब जो कंटेंट है उसको आप फैलाएं कि जिससे कि जितने भी दोस्त हैं, हमारे साथी या अभ्यर्थी हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंच सके। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।